दोस्तों, आज से 10 साल पहले यानी 2014 में इंडिया में एक बड़ा रिवोल्यूशनरी इलेक्शन हुआ। इसमें सबसे बड़ा नाम जो उभर कर आया था वो था आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उससे पहले 2004 से 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और फिर बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई। बीजेपी की ऐसी जीत हुई जो बीजेपी ने आज तक पहले कभी नहीं दी और इस जीत के बाद नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। वैसे तो मोदी जी 2014 से पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वो भी एक बार नहीं 3 बार। 2001 से लेकर 2014 तक जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने पिछले 10 सालों में उन्होंने काफ़ी सारी स्कीमें लॉन्च की। कुछ काम की, कुछ फ्लॉप हो गई, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन और मेक इन इंडिया, और वो बड़े वाला डीमोनेटाइजेशन। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो बड़े बड़े वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे बोला करते थे। लेकिन आज 2025 में देखो हालात क्या हो गए। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ जॉब्स प्रोवाइड कराएंगे, पर आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 साल से में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है। ब्लैक मनी वापस लेके आएंगे, इसीलिए डीमोनेटाइजेशन किया, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। That the 500 rupee and 1000 rupee currency note presently in use will no longer be लीगल टेंडर। बोला था ना खाने दूंगा ना खाऊंगा और सारा ब्लैक मनी निकाल दूं, लेकिन क्या हुआ, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग ही लाइन में लगे, परेशान हुए और जो बड़े लोग थे वो आराम से निकल गए। फिर करप्शन फ्री इंडिया का वादा किया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम सामने आया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात की, लेकिन आज उल्टे वो बढ़ रहे। 100 स्मार्ट सिटी बनाने को बोला था, लेकिन आज दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहर भी स्मार्ट सिटी के कैटेगरी में नहीं आते। जब मोदी वेव आई थी 2014 में तो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। अब 10-11 साल हो गए पीएम बने हुए, कुछ स्कीम्स को सक्सेस मिली जैसे स्वच्छ भारत या डिजिटल इंडिया, लेकिन काफी सारी चीजें, काफी सारी स्कीम्स फेल हो गई। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले 10 साल में जो स्कीम्स फेल हो गई, जिससे देश के लोगों को बहुत टफ टाइम का सामना करना पड़ा और आज भी करना पड़ रहा है। इस वीडियो से आपको अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट वीडियो बनती रहे, क्योंकि हमारा जानना जरूरी है कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है या नहीं। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए देखते हैं 10 सालों के काला चिट्ठा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये बिल इसलिए जरूरी है ताकि सिस्टम से दलालों को खत्म किया जा सके, ताकि जमीनी स्तर पर जिम्मेदारियां बांटी जा सके। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं। this is not necessary. लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस वीडियो को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी है इकोनॉमिक फेलियर्स, जिसमें डीमोनेटाइजेशन को इंक्लूड किया गया, जब 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए, जिसका सीधा मकसद था ब्लैक मनी को निकाल के लाना। उसके बाद जीएसटी आती है, जब जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए और स्मॉल बिजनेस के लिए काफी दुविधा का कारण बनी। और तीसरा पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट, जो आज एक बड़ी समस्या बन चुकी है। आप सब जानते हैं कि कैसे एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन चल रही है। दूसरी कैटेगरी है सोशल पॉलिसी फेलियर्स की, जिसमें बात करेंगे फार्म्स लॉ की। ये किसान लॉ थे जो पास नहीं हुए, उन्होंने बड़े बड़े प्रोटेस्ट को जन्म दिया। बात करेंगे सीए एनआरसी की, जिससे प्रोटेस्ट भी होते शाहीन बाग में। तीसरी कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फेलियर्स, जिसमें बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स जो पूरी तरह से फेल हो गए थे। और आखिरी कैटेगरी है फॉरेन पॉलिसी, जिसमें बात करेंगे चाइना का एग्रेशन और हमारे रिलेशनशिप हमारे पड़ोसी देशों से, जो एक मेजर कंसर्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत से। जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे तो उन्होंने एक रिलेटेबल फैक्टर लेके आए थे, जिससे उन्होंने अपने आप को लोगों से जोड़ा था। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। वो एक ऐसे आदमी थे जो जमीन से उठकर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचे। वो हमेशा लोगों की बातें करते थे और उनके लिए काम करते थे। उन्होंने जो वादे किए थे वो कभी किसी ने नहीं किए थे। अच्छे दिन आएंगे जैसे जुमले बोलकर उन्होंने अपने लिए लोगों के दिल में एक अलग जगह बना दी।
इसी बनी हुई जगह का फायदा उठाकर 8 नवंबर 2016 के मंगलवार की रात को 8 बजे जब नरेंद्र मोदी ने अचानक से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। उस दिन के बाद से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर के रूप में माने नहीं गए। इस डिसीजन के पीछे नरेंद्र मोदी जी का ये मानना था कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो इससे टेररिज्म को मिलने वाला फंड कम हो जाएगा, करप्शन के रेट कम हो जाएगा और कैश लैक इकोनॉमी बढ़ने लगेगी। सुनने में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन करना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। डीमोनेटाइजेशन के 3 हफ्ते बाद ही इंडिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले 3.3% गिर गई। कहा गया कि जो भी लोगों के पास 500 और 1000 के नोट्स अवेलेबल हैं उन्हें अपने बैंक में जाके जमा कर दे और नए नोट्स लेने के लिए बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। लोग परेशान, लेकिन उन्हें विश्वास था कि ये उनके लिए हो रहा है, ब्लैक मनी को निकलवाने के लिए हो रहा है। लेकिन मनी कंट्रोल की इस रिपोर्ट को देखो जिसमें कहा गया है कि आरबीआई के डेटा के मुताबिक 99% चंक ऑफ मनी जो इनवैलिडेट हुआ, यानी जो 500 और 1000 के नोट की वैल्यू थी वो वापस बैंक में आ गई। मतलब 15.5 लाख करोड़ इनवैलिडेट नोट में से 15.3 लाख करोड़ वापस बैंक में आ गई। और मजेदार बात यह थी कि अगले 4 साल में 18 करोड़ की फेक करेंसी सीज की गई। इसका सीधा मतलब यह था कि डीमोनेटाइजेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। और नहले पे दहला यह था कि डीमोनेटाइजेशन के करीब 8 महीने बाद ही जीएसटी लॉन्च कर दी गई। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बीजेपी की आइडियोलॉजी के मुताबिक उनका कहना था कि 1 नेशन 1 टैक्स। जीएसटी का सीधा मतलब ये है कि एक ऐसा टैक्स जो हर चीज, हर माल, हर सर्विस पर लगता है। मान लो आप एक मोबाइल खरीदने जाते हो, आपके मोबाइल की प्राइस है 10,000 रुपये, उस पर जीएसटी लगता है 18%, तो मोबाइल की प्राइस हुई 18,000, जीएसटी हुआ 1800 रुपये, टोटल प्राइस हो गया 11,800 रुपये। ये 1800 रुपये का जीएसटी जो आपने दिया वो सेलर गवर्नमेंट को देगा। और अगर सेलर को पहले कोई माल या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जीएसटी दिया था तो वो उसका डिडक्शन भी कर सकता है। जीएसटी लाई गई थी ये सोचकर कि लोगों को फायदा होगा, जीडीपी में इंक्रीमेंट होगा 1 या 2% का, महंगाई कम होगी और बेटर टैक्स कलेक्शन होगा। बड़ी बात यह रही कि लॉन्च के 1 साल के अंदर ही जीएसटी से मंथली इनकम रेवेन्यू 2017-18 में लगभग 80 करोड़ रहा और वही 2018-19 में 98 करोड़ हो गया और 2022-23 में 1.5 लाख करोड़ टैक्स रेवेन्यू जीएसटी से मिला। मतलब 5 साल में 53.5 का इंक्रीमेंट हुआ। अगर ये सक्सेस होता तो आम आदमी के लिए फायदेमंद होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आम आदमी को लूटा का काम हो रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कम करने की बात कही गई थी वही अब इन्फ्लेशन बढ़ने का काम कर रही है। जीएसटी अभी भी कुछ इशू फेस कर रहा है जो लोगों और बिजनेस के लिए दिक्कत का सबब बन चुका है। चलिए इसे आसानी समझते हैं। पहले तो इसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इंडिया में मल्टीपल टैक्स रेट है, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%। मतलब हर प्रोडक्ट और हर सर्विस पर अलग अलग टैक्स लगता है। ये चीज़ कंफ्यूजिंग बनाती है, जबकि दूसरे देशों में ये एक ही टैक्स रेट होता है जो काफ़ी सिंपल होता है। एग्जाम्पल के लिए मानो चिप्स का पैकेट पे 5% जीएसटी लगता है, लग्जरी कार्ड पे वही 28% जीएसटी लगता है। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों चीज़ें एक ही सिस्टम में बनी है, लेकिन दोनों पर अलग अलग टैक्स लग रहा है। बिजनेस को समझना पड़ता है कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगेगा और ये ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मल्टीपल रेट की वजह से बिजनेस को कन्फ्यूजन होती है और गवर्नमेंट को भी अच्छी खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एक छोटे बिजनेस पर भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। मान लो आप एक स्मॉल शॉपकीपर हैं और आपने अपने बिजनेस का जीएसटी रिटर्न फाइल करना, लेकिन फाइल्स बार बार चेंज होती रहती है। पहले आपको क्वार्टरली फिलिंग करनी थी और अब आपको मंथली फिलिंग करनी है। और जब टर्नओवर लिमिट चेंज होती है तो आपको नए रूल्स समझने पड़ते हैं। और सबसे बड़ा फेलियर था अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ का होना। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था कि जीएसटी कलेक्शन 92% तक बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल में 53.5% ग्रोथ ही हुई। जीएसटी के आने के बाद एक तो महंगाई इतनी बढ़ गई कि मिडिल क्लास के लोगों को जीना मुश्किल हो गया और ऊपर से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 साल में सबसे हाई पॉइंट पे है। 2014 के बीजेपी मैनिफेस्टो में ये बोला गया था कि टूरिज्म और लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर एंड
और एम्प्लॉयमेंट को एक्सचेंज को करियर सेंटर में ट्रांसफॉर्म करके हर साल 2 करोड़ जॉब प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन आज देश की हालत ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट नंबर 2014 में था आज उतना भी नहीं है। सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियंस के आर्टिकल के हिसाब से 2016-17 में जो एम्प्लॉयड लोग थे उनका नंबर 2023-24 में 50.2 लाख अर्बन इंडिया में और 20 लाख रूरल एरियाज में घटा है। इसी तरह गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की एम्प्लॉयमेंट 2013 में 17.3 लाख थी, जो 2022 में घटकर 14.6 लाख हो गई है। अगर हम यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को देखें तो 2021 में 15 से 24 साल के जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है उनका नंबर 28.96 है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे। उनमें से 42% अनएम्प्लॉयमेंट थे। अब 2023 तक ये नंबर 4.3 करोड़ हो गया है। जहाँ पे 2 करोड़ जॉब्स हर साल देने का वादा किया था, वहीं आज देश की हालत ये है कि यूथ के पास ना तो स्किल है और ना ही उन्हें जॉब्स मिल पा रही है।